my YouTube channel, that is Law Knowledge Learn Something New with Priyanka. So today I'm here with a new video of negligence topic. So it covers the remaining part of negligence, that is the medical negligence, composite negligence and contributory negligence. So to understand these topics widely, let's get started the video. Our first topic is medical negligence. तो बेसिकली अब मेडिकल नेग्लिजेंस इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी. ठीक है, देखो मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब ही रिलेटेड टू मेडिकल लाइन होता है कि अगर कोई भी नेग्लिजेंस जो मेडिकल लाइन में हुआ है वो सारा का सारा मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर कवर होगा. देखिए अब देखते हैं क्या है इसके अंदर. अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू पोजेसेस द रिक्वायर्ड स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ड्यूटीज when he is in a particular profession, especially in the medical profession where the stakes are very high. A huge onus lies on the practitioner to take care while choosing a particular treatment for his patient. A breach of his duty amounts to negligence. तो देखो इसमें क्या बात की गई है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि काफ़ी स्किल्ड है, उसके पास स्किल्स है उस काम को करने के लिए, उसको पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है और उसको कैसे करते हैं. अगर कोई भी इंसान एक ऐसे प्रोफेशन में है जो कि ऑब्वियसली हमारा मेडिकल लाइन होगा और उसके अंदर बेसिकली स्पेशली ये मेडिकल नेग्लिजेंस की बात की गई है यहाँ पे, कि मेडिकल प्रोफेशन की बात की गई है यहाँ पे, कि अगर ऐसा कोई भी इंसान मेडिकल प्रोफेशन के अंदर कोई भी एक्ट करता है ऐसा जिसकी वजह से उसके पेशेंट को सफ़र करना पड़े, उसके पेशेंट को हार्म हो, तो वो चीज़ क्या होती है, हमारी मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर कवर होती है. अगर उस डॉक्टर ने या उस प्रैक्टिशनर ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, मेडिकल नेग्लिजेंस. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर एनेस्थीसिया टू अ पेशेंट बिफोर सर्जरी, but the amount of anesthesia is significantly more than the awareness dosage for an adult. This caused the death of the patient. This amounts to medical negligence. इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली एक डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देना था अपने पेशेंट्स को बिफोर सर्जरी और उसने वही काम किया, बट क्या किया कि उसने वो अमाउंट जो थी एनेस्थीसिया की वो ज़्यादा दे दी, एवरेज डोज से ज़्यादा दे दी उसको, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई. तो यहाँ पर हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर अराइज होगा और जो उसके जो भी हायर्स होंगे, जो भी लीगल हायर्स होंगे वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस को. आई होप आपको मेडिकल नेग्लिजेंस समझ आ गया होगा. Now, our second topic is res ipsa loquitur, which means things speaks for itself. अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ के ही हमें समझ आ जाता है कि हाँ गलती किसने की है. ठीक है, मतलब काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि किसकी गलती थी, बस हम फैक्ट्स पढ़ते हैं और हमें पता चल जाता है कि किसकी गलती थी. तो वो चीज़ हमारी रेस इप्सा लॉकिटर बोली जाती है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी यही हुआ था, हमने फैक्ट्स पढ़े कि डॉक्टर ने उसको ज़्यादा अमाउंट दे दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई पेशेंट की, तो इसमें हमें साफ साफ पता चला कि डॉक्टर की गलती थी. तो ऐसे केसेस जो कि अपने आप में ही बता देते हैं कि किसकी गलती थी, कौन लायबल था, वो केसेस हमारे उनके अंदर जो भी प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है सज़ा देने के लिए उसको बोला जाता है रेस इप्सा लॉकिटर. It simply means that the fact itself says who is liable or not. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं केस के वो खुद ही बता देते हैं कि कौन लाइबल है इस काम को करने के लिए और कौन लाइबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर लीव्स अ पीस ऑफ कॉटन इफ इन द patient's stomach after surgery. If the case comes to the court, the circumstances speaks for themselves. अब देखो एग्जाम्पल में वही है, छोटी सी चीज़ है कि अगर एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट के पेट के अंदर कॉटन छोड़ दी सर्जरी के टाइम पे और बाद में ये केस अगर कभी कोर्ट में आया तो इसके फैक्ट्स ने खुद ही बता दिया कि कौन लायबल है, यहाँ पे डॉक्टर लायबल है, उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में रेस इप्सा लॉकिटर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है. Understand? So our next topic is contributory negligence. It means ignorance on the part of the plaintiff
in order to avoid the consequences arising from the negligence of the defendant. In this, both plaintiff and defendant are held liable. So basically contributory negligence, contributory वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि contribution होता है दोनों का, plaintiff की भी गलती होती है थोड़ी सी और डिफेंडेंट की भी गलती होती है. तो ऐसे केसेस जिसके अंदर प्लेंटिफ ने भी कुछ पार्ट इग्नोर किया हो और डिफेंडेंट ने भी कुछ पार्ट इग्नोर किया हो, देन डिफेंडेंट की वजह से कोई नेग्लिजेंस हुआ है, तो ऐसी नेग्लिजेंस को कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बोला जाता है. और इन केसेस के अंदर प्लेंटिफ भी लाइबल होता है और डिफेंडेंट भी लाइबल होता है. Our last topic is composite negligence. It means omission of an act from the part of two or more wrongdoer which result in the injury of the plaintiff. Wrongdoers are jointly liable. अब देखिए इसके अंदर हमारी बात की गई है composite negligence की. Composite negligence का मतलब ये होता है, ये वो negligence होता है जब दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं इसके अंदर. लाइक दो लोगों ने मिलके कोई भी नेग्लिजेंस क्रिएट किया है या फिर 3-4 लोगों ने इकट्ठे मिलके कोई भी नेग्लिजेंस हुआ है उन सबके एक्ट की वजह से, वो होता है कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस. बेसिकली सिंपल सा मीनिंग यही है कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रॉन्ग डूअर होते हैं जिन्होंने गलत किया होता है. और ऑल द रॉन्ग डूअर्स, जितने भी रॉन्ग डूअर होते हैं जिन्होंने वो काम किया होता है, वो पर्टिकुलर काम किया होता है, नेग्लिजेंस किया होता है, वो जॉइंटली लाइबल होते हैं इस चीज़ के लिए. कोई भी एक रॉन्ग डूअर ऐसा नहीं होता जिसको लाइबल नहीं माना जाता, सबको ही लाइबल माना जाता है, वो भी इक्वली. थैंक यू गाइज for watching the video. I hope you liked it and please do comment, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you once again.